Good morning, friends. Welcome to my 13th lecture on business mathematics. Friends, we are discussing regarding geometric mean. I have told that geometric mean is the nth root of the product of n items. That means all the items given are to be multiplied and then we will calculate its nth root. The result will be the geometric mean. We are discussing some difficult problem on geometric mean. So we will continue our discussion on solving problem on geometric mean. Then in our last class, we have also discussed the use of geometric mean. We have discussed geometric mean is used for calculation of average percentage increase or average percentage decrease. We have discussed geometric mean is also used for construction of index number. We have discussed also geometric mean is also used for computing CAGR. CAGR means compounded annual growth rate. So we have discussed all those things. We will solve some other important problem on geometric mean. Then we will discuss the merits and demerits of geometric mean. Okay. So first, before discussion, let me first share my screen with you. Then we will proceed. 1 minute, please. One minute. Okay, friends. Now today we will solve regarding correction of incorrect GM. Let me first insert those. Okay, friends. What the question asks, the geometric mean of 4 values is 8. What does it mean? It means n is equal to 4. 4 values. Geometric mean of 4 values means n is given and n is given 8. And GM is given, n is of 4 values. That means GM is equal to 8 and n is equal to 4. Okay, n is equal to 4 and GM is equal to 8. This is given. N is equal to 4 and GM is equal to 8. So geometric mean of 4 values is 8. And later it was discovered that an item 32, एक आइटम था 32, was wrongly recorded as 16. मतलब 32 के बदले में हम 16 लिख लिए. इसका मतलब ये जो ज्योमेट्रिक मीन आया है 8, ये इनकरेक्ट है या रॉन्ग है. हमको क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड आउट करेक्ट ज्योमेट्रिक मीन. हमको करेक्ट ज्योमेट्रिक मीन पूछ रहा है. बेटा रॉन्ग जीएम दिया हुआ है, हमको करेक्ट जीएम निकालना है. अच्छा कितना आइटम है? 4 आइटम है. हमको पता है जीएम कैसे निकलता है. जीएम इज इक्वल टू क्या? जीएम इज इक्वल टू nth रूट. nth मतलब कितना आइटम है? 4 आइटम है तो रूट 4 होगा. nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ आइटम्स. प्रोडक्ट ऑफ आइटम्स 4 आइटम है. x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू x4. लेकिन ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ऐसे करके हम 8 वैल्यू जीएम निकाले, लेकिन इसमें एक आइटम है 32 जिसको रॉन्गली हम लिख दिए हैं 16. 32 लिखना चाहिए था लेकिन कितना लिखे हैं? 16 लिखे हैं. समझ में आ रहा है क्या? तो ये प्रोडक्ट ही गलत हो गया है. समझ में आ रहा है क्या? तो अभी क्या करेंगे? प्रोडक्ट गलत हो गया है, सही प्रोडक्ट निकालेंगे, फिर सही जीएम निकालेंगे. समझ में आ रहा है क्या? तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको देता है, यू हैव टू फॉलो सर्टेन स्टेप्स. ओके, वो सब स्टेप्स को फॉलो करेंगे, हमारा करेक्ट जीएम निकल जाएगा. तो पहले लिखेंगे व्हाट आर द स्टेप्स टू बी फॉलोड.
लिखो स्टेप्स टू बी फॉलो, स्टेप्स टू बी फॉलोड। ये करेक्ट जीएम वाला क्वेश्चन आएगा तो कुछ स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, ये सब स्टेप फॉलो करेंगे करेक्ट जीएम इजीली निकल जाएगा। पहले लिखेंगे स्टेप 1, लिखिए स्टेप 1, स्टेप 1 लिखिए फाइंड आउट wrong product of the आइटम्स। पहले रॉन्ग प्रोडक्ट ऑफ द आइटम्स निकालेंगे। रॉन्ग प्रोडक्ट ऑफ द आइटम मतलब x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू x4, ये रॉन्ग वाला निकालेंगे। बेटा रॉन्ग वाला कैसे निकलेगा, फॉर्मूला है gm टू द पावर n। बेटा gm टू द पावर n क्या है, ये तो रॉन्ग है। अच्छा इन सब का प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, ये 4 अगर इस साइड में जाएगा 8 का पावर हो जाएगा, अगर ये 4 इस साइड में गया तो ये 8 है gm, रॉन्ग gm टू द पावर n। समझ में आ गया। तो यहां पर जो gm होगा वो कौन सा gm होगा, रॉन्ग gm। सो स्टेप 1 क्या करेंगे, फाइंड आउट रॉन्ग प्रोडक्ट ऑफ द आइटम दैट इज इक्वल टू gm टू द पावर n, लेकिन यहां पर जो gm लेंगे वो रॉन्ग gm लेंगे। फिर आ जाएगा स्टेप 2, फाइंड आउट correct product of the item। what is the correct product of the item, फॉर्मूला क्या है, wrong product जो निकला कहां पर, स्टेप 1 में, इनटू एक वैल्यू करेक्ट है एक वैल्यू रॉन्ग है। रॉन्ग वैल्यू मल्टीप्लाई हो गया है, उसको क्या करने से सही हो जाएगा, डिवाइड करने से। करेक्ट वैल्यू मल्टीप्लाई नहीं हुआ है तो उसको करेक्ट कर देंगे, तो इनटू करेक्ट आइटम डिवाइड बाय रॉन्ग आइटम। बेटा 2 स्टेप समझ में आ रहा है। स्टेप 1 क्या है, फाइंड आउट करेंगे रॉन्ग प्रोडक्ट ऑफ द आइटम। स्टेप 2 क्या करेंगे, फाइंड आउट करेक्ट प्रोडक्ट ऑफ द आइटम। स्टेप 3 फाइंड आउट करेक्ट जीएम। करेक्ट जीएम कैसे निकलेगा, करेक्ट जीएम इज इक्वल टू, अच्छा करेक्ट जीएम कैसे निकलेगा, जो करेक्ट प्रोडक्ट ऑफ द आइटम का रूट एन, करेक्ट प्रोडक्ट जो निकला कहां पर, स्टेप 2 में, उसका रूट एन। और हम भी बोल सकते हैं करेक्ट प्रोडक्ट जो निकला स्टेप 2 में, उस टू दी पावर, बेटा रूट एन हो जाएगा 1/n। दिस इज द स्टेप्स टू बी फॉलोड फॉर फाइंडिंग आउट द करेक्ट ज्योमेट्रिक मीन। करेक्ट ज्योमेट्रिक मीन निकालने का 3 स्टेप है। पहला स्टेप क्या है, फाइंड आउट रॉन्ग प्रोडक्ट ऑफ द आइटम। नेक्स्ट स्टेप क्या है, फाइंड आउट करेक्ट प्रोडक्ट ऑफ द आइटम। थर्ड स्टेप क्या है, फाइंड आउट करेक्ट जी। am I क्लियर, ये तीनों को फॉलो करेंगे, ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। समझ में आ रहा है क्या, तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है हम धीरे धीरे जाएंगे, ठीक है। तो देखेंगे, तो लिखेंगे in the above question in the above question the following things are given।
द फॉलोइंग थिंग्स आर गिवन। बेटा क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? दिया हुआ है एन कितना है 4, फिर क्या दिया हुआ है? एन दिया हुआ है 4, फिर दिया हुआ है रॉन्ग जीएम, गलती से जीएम निकल गया है। तो कैसे, कितना निकल गया है रॉन्ग जीएम? 8। अच्छा, इसमें दो आइटम, एक करेक्ट आइटम है, एक रॉन्ग आइटम है। किसके बदले में क्या ले लिए? 32 लिखना था, कितना लिख दिए? 16 लिख दिए। तो करेक्ट आइटम इज इक्वल टू 32, रॉन्ग आइटम कितना? 16। दीज आर द थिंग्स गिवन इन द क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन में दे दिया है। अभी स्टेप फॉलो करेंगे और हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन। पहला स्टेप, स्टेप 1 निकाल लेंगे। स्टेप 1 क्या बोलता है? स्टेप 1 बोलता है फाइंड आउट रॉन्ग प्रोडक्ट। तो रॉन्ग प्रोडक्ट कैसे ऑफ द आइटम? दैट इज इक्वल टू जीएम टू द पावर एन। तो लिखेंगे रॉन्ग प्रोडक्ट इज इक्वल टू रॉन्ग जीएम टू द पावर एन। बेटा गलती जीएम 8 जो निकला है वो रॉन्ग जीएम निकला है। तो दैट इज इक्वल टू रॉन्ग प्रोडक्ट कितना होगा? 8 टू द पावर एन। एन कितना है? एन है 4। दैट इज इक्वल टू वैल्यू कितना आएगा? 8 टू द पावर 4। बेटा 8 टू द पावर 4 कितना आता है? 8 को 4 में मल्टीप्लाई करो, 8 8 8 8 8 8 टोटल मल्टीप्लाई करो, आ जाएगा आपका 4096। बेटा स्टेप 1 ओवर। स्टेप 1 में क्या था? फाइंड आउट रॉन्ग प्रोडक्ट ऑफ द आइटम। अभी क्या करेंगे? स्टेप 2। व्हाट इज स्टेप 2? देखेंगे स्टेप 2 क्या है। स्टेप 2 क्या बोलता है? स्टेप 2 बोलता है फाइंड आउट करेक्ट प्रोडक्ट ऑफ द आइटम। तो ये रॉन्ग प्रोडक्ट ऑफ आइटम निकल गया, रॉन्ग प्रोडक्ट ऑफ आइटम आ गया। अभी करेक्ट प्रोडक्ट ऑफ आइटम, तो लिखेंगे करेक्ट प्रोडक्ट ऑफ आइटम इज इक्वल टू करेक्ट प्रोडक्ट ऑफ आइटम इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है करेक्ट प्रोडक्ट ऑफ आइटम? देखो क्या है फॉर्मूला स्टेप 2 का? रॉन्ग प्रोडक्ट इनटू करेक्ट आइटम बाय रॉन्ग आइटम। तो लिखेंगे रॉन्ग प्रोडक्ट, रॉन्ग प्रोडक्ट कहां पर आया है? स्टेप 1। इनटू क्या है? करेक्ट आइटम बाय रॉन्ग आइटम। करेक्ट आइटम होल डिवाइड बाय रॉन्ग आइटम। अभी इसको करेंगे, ठीक है। ओके बेटा, सो स्टेप 2 अभी बनाएंगे। स्टेप 2 का वैल्यू कितना आता है देखेंगे। स्टेप 2 का वैल्यू, सो correct product will be, correct product is equal to, बोलता है रॉन्ग प्रोडक्ट। रॉन्ग प्रोडक्ट जो स्टेप 1 में निकला है, स्टेप 1 में कितना वैल्यू आया है? 4096 इनटू करेक्ट आइटम बाय रॉन्ग आइटम। बेटा करेक्ट आइटम यहां पर दिया हुआ है 32, रॉन्ग आइटम है 16, इंटू 32 बाई 16। बेटा कितना आता है? 4096 इंटू 32/16, ये कट गया तो 2 आ जाएगा ना। तो 4096 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 8192। इसका वैल्यू कितना आया? 8192। तो करेक्ट प्रोडक्ट आ गया, स्टेप 2 आ गया। अभी निकालेंगे स्टेप 3। स्टेप 3 इज इक्वल टू करेक्ट जीएम। ये बोलता है करेक्ट जीएम कैसे आएगा? करेक्ट प्रोडक्ट टू दी पावर 1/n में पढ़ाया था। सो व्हाट इज करेक्ट जीएम? तो करेक्ट जीएम कितना आएगा?
करेक्ट जीएम इज इक्वल टू करेक्ट प्रोडक्ट कितना आया 8192 टू द पावर 1/4 NHR. सो करेक्ट जीएम आया 8192 टू द पावर 1/4. अभी हमको ये 8192 टू द पावर 1/4 का वैल्यू निकाल देना है और हमको करेक्ट जीएम निकल जाएगा. समझ में आ रहा है? इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसका वैल्यू निकालने के लिए हमको लॉग का हेल्प लेना पड़ेगा. समझ में आ रहा है क्या? तो अभी कैसे इसका वैल्यू निकालते हैं और जीएम निकालेंगे देखेंगे. तो देखेंगे इसका वैल्यू निकालना है अभी. तो देखेंगे लेट लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू 8192 टू द पावर 1/4. बेटा अगर हम दोनों साइड का लॉग ले ले तो क्या हो जाएगा? और log x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? log 8192 टू द पावर 1/4 और log x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 1/log m टू द पावर n इज इक्वल टू n log m. तो ये n मतलब यहाँ पर ये है 1/4, दैट इज इक्वल टू 1/4 log 8192 और log x इज इक्वल टू वैल्यू निकालेंगे 1/4 को 1/4 लिखेंगे. अच्छा log देखेंगे 81 का 9 मीन डिफरेंस 2. तो 81 का 9 मीन डिफरेंस 2. तो log टेबल जाएंगे 81 का 9 मीन डिफरेंस 2. log टेबल देखोगे तो वैल्यू आ जाएगा क्या क्या? 81 का पहले देखेंगे 81 का 9 फिर देखेंगे मीन डिफरेंस 2. 81 का 9 का log वैल्यू आता है 9133. अच्छा मीन डिफरेंस 2 का वैल्यू आता है 1. तो वैल्यू हो गया 9134. अच्छा बेटा ये 9134 ये है, लेकिन log का वैल्यू कैसे निकालते हैं? पहले हमको कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना पड़ेगा. ये कितना डिजिट का वैल्यू है? ये 4 डिजिट का वैल्यू है. इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना होगा? 4 - 1 3. तो 3 पॉइंट वैल्यू निकला मैंटिसा 9134 3.9134. बेटा वैल्यू आ गया क्या? ये log वैल्यू हो गया. 3 पॉइंट कैसे समझ में आ गया? किसी भी चीज का log वैल्यू इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक्स डॉट मैंटिसा. इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आया 3.9134. दैट इज इक्वल टू और log x इज इक्वल टू कितना आया? log x कितना आया? तो इसको मल्टीप्लाई करो 1/4 इंटू दिस मच, दैट इज इक्वल टू 0.9784. तो log x का वैल्यू 0.9784. बेटा ये log अगर इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा. log का उल्टा क्या है? एंटी लॉग. और x इज इक्वल टू ये log इस साइड चला गया एंटी लॉग 0.9784. अभी हम क्या करेंगे? एंटी लॉग टेबल देखेंगे. एंटी लॉग हमेशा किसका दिखा जाता है? मैंटिसा पार्ट का दिखा जाता है. तो 0.97 का 8 मीन डिफरेंस 4 देखेंगे एंटी लॉग टेबल में. तो देखेंगे एंटी लॉग टेबल लाओ, देखो एंटी लॉग टेबल निकालो. पहले निकालेंगे किसका? एंटी लॉग टेबल. एंटी लॉग टेबल में पहले देखो 0.97 का 8, 0.97 का 8 इसका वैल्यू आता है 9506. नेक्स्ट मीन डिफरेंस 4, मीन डिफरेंस 4 का वैल्यू आता है 9. तो ये दोनों को मिला दो, आ गया 9515. ओके. तो अभी यहां पर देखेंगे और x इज इक्वल टू वैल्यू आया कितना? 9515. लेकिन हमको पॉइंट बिठाना है. पॉइंट कैसे बिठाएंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स में जितना है उसमें एक मिलाकर पॉइंट बिठाएंगे. कैरेक्टरिस्टिक्स में 0 है, देखो 0 में एक मिलाओ, 0 + 1 1. तो इस साइड से
एक छोड़कर पॉइंट बिठाओ, तो दैट इज इक्वल टू 9.9515। तो x का वैल्यू आया 9.9515। अगर x का वैल्यू ये है, व्हाट इज gm? gm इज इक्वल टू, ये x का वैल्यू मतलब 8192.14 में हम पहले लिए थे, तो और यहां पर आ जाएगा करेक्ट gm इज इक्वल टू, इसका वैल्यू तो निकल गया 8192.1/4 टू द पावर 1/4 का वैल्यू अभी हम निकालें यहां पर। इसका वैल्यू कितना आया, ये वाला आया 9.515। तो वैल्यू आया करेक्ट जीएम इज इक्वल टू 9.515। दिस इज आवर आंसर। बेटा समझ में आ रहा है क्या? करेक्ट जीएम क्या करेंगे, तीन फॉर्मूला करेंगे। पहले लिखेंगे रॉन्ग प्रोडक्ट निकालेंगे, फिर करेक्ट प्रोडक्ट। रॉन्ग प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला है रॉन्ग प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीएम टू द पावर एन। नेक्स्ट करेक्ट प्रोडक्ट निकालेंगे। करेक्ट प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, रॉन्ग प्रोडक्ट इनटू करेक्ट आइटम डिवाइडेड बाय रॉन्ग आइटम। तो करेक्ट प्रोडक्ट एक बार आ गया, फिर निकालेंगे करेक्ट जीएम। करेक्ट जीएम इज इक्वल टू करेक्ट प्रोडक्ट टू द पावर 1/n। ये तीन फॉर्मूला, तीन स्टेप फॉलो करेंगे और रॉन्ग जीएम को से क्या निकाल सकते हैं, करेक्ट जीएम निकाल सकते हैं। बेटा ये वाला प्रॉब्लम आएगा तो बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम बात करेंगे एक और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम के बारे में। एक मिनट। हाँ बेटा क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, पहले पढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 बोल रहा है द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स, जीएम ऑफ टू नंबर्स इज 8। क्वेश्चन दिया हुआ है, दो नंबर है, एन है 2। अच्छा, दो नंबर है, उनका जीएम दिया हुआ है, जीएम इज इक्वल टू 8 एंड वेयर देयर अरिथमेटिक मीन, एम दिया हुआ है, एम दिया हुआ है 10। क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट आर दोज नंबर्स, फाइंड आउट द टू नंबर्स। बेटा जीएम दे दिया है, एम दे दिया है, दो नंबर पूछ रहा है। समझ में आ गया? इसको करेंगे, कैसे करेंगे, बचपन में पढ़ा होगा, लेट द नंबर्स बी ए एंड बी, देन उसका जीएम निकालेंगे, एम निकालेंगे, फॉर्मूला डालेंगे, निकालेंगे। तो लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, लेट द टू नंबर्स आर ए कॉमा बी। दो नंबर है तो सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका। इसका सॉल्यूशन में पहले लिखे दो नंबर, सपोज कितना है, ए और बी। अच्छा, सो अगर दो नंबर ए और बी है तो देयरफॉर देयर ए एम, ए बी का ए एम कितना होगा, अरिथमेटिक मीन। बेटा दो नंबर है, सपोज 5 6, उसका अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, 5 + 6/2। लेकिन यहां पर दो नंबर क्या है, ए और बी है, तो देयर एम विल बी ए प्लस b/2। अच्छा, एम कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में एम दिया हुआ है 10, तो क्वेश्चन में दे दिया a + b/2 दैट इज इक्वल टू 10। ओके, और बेटा बचपन में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पढ़ा होगा, तो a + b कितना दिया हुआ है, a + b इज इक्वल टू 2 × 10 दैट इज इक्वल टू 20। ये गिवन, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1।
व्हाट इज इक्वेशन नंबर 1? क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है a प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ है, a प्लस बी का वैल्यू कितना है? 20। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है उन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन, तो देयरफॉर देयर जीएम इज इक्वल टू, बेटा दो फिगर है उसका जीएम, 1 और 4 का जीएम कैसे निकालते हैं? 1/4/√, समझ में आ रहे? सो यहाँ पर ए और बी का जीएम कैसे निकलेगा? ए इंटू बी का √, ये कितना दिया हुआ है? ए और बी का √, कितना दिया है क्वेश्चन में? जीएम दिया हुआ है 8, और ए इंटू बी इज इक्वल टू एफ बी, एफ बी का √, इज इक्वल टू 8, और एफ बी इज इक्वल टू, ये √, इस साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर है, स्क्वायर हो जाएगा, 8 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 64। बेटा ए बी का वैल्यू मिल गया है 64, समझ में आ रहा है क्या? ए प्लस बी का वैल्यू आ गया है 20, ए बी का वैल्यू है 64। अभी हम निकाल सकते हैं, हम बचपन में पढ़े होंगे ए बी का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? बचपन में पढ़े हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ये बचपन में पढ़ा होगा। दिस इज द फॉर्मूला। और कैन यू कैलकुलेट a माइनस बी का होल स्क्वायर? कितना होगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर। बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर का वैल्यू दे दिया है, a प्लस बी कितना है? 20, 20 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए बी का वैल्यू पता है, ए बी का वैल्यू कितना आया? ए बी का वैल्यू है 64, दैट इज इक्वल टू, वैल्यू कितना आता है? 20 का स्क्वायर, और तो और a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर कितना है? 400 माइनस 4 इंटू 64, 4 इंटू 64 का वैल्यू आता है 256, दैट इज इक्वल टू 144। और a माइनस बी कैसे होगा? ये होल स्क्वायर था, इस साइड में स्क्वायर चला जाएगा तो √, हो जाएगा 144 का √, दैट इज इक्वल टू 12। बेटा ये हमारा इक्वेशन 2 है। हमको कौन कौन सा इक्वेशन मिला? a प्लस बी का वैल्यू मिल गया 20, a माइनस बी का वैल्यू मिल गया कितना? 12। नाउ वी विल अप्लाई दिस टू इक्वेशन एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a एंड b। ओके, देखेंगे कैसे करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन में दिया हुआ है a प्लस बी इज इक्वल टू कितना? a प्लस बी का वैल्यू दे दिया है, a प्लस बी कितना है? a प्लस बी इक्वेशन 1 में है, ये है 20, और a माइनस बी अभी निकाले हैं, a माइनस बी कितना आता है? a माइनस बी है 12। अगर हम ये दोनों को ऐड कर देंगे बाई एडिंग, क्या हो जाएगा? ये दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? बेटा बी बी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा 2a, 2a इज इक्वल टू, ये प्लस बी माइनस बी है, कैंसिल हो गया, 2a इज इक्वल टू 32, और a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 32/2, दैट इज इक्वल टू 16। तो a का वैल्यू आ गया 16। ओके, नाउ b का वैल्यू निकाल सकते हैं। हमको पता है व्हाट इज इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 बोलता है, देखो इक्वेशन 1, a प्लस बी इज इक्वल टू 20। इक्वेशन 1 बोलता है a प्लस बी इज इक्वल टू 20। बेटा a के बदले में हम कितना लिख देंगे? a के बदले में वैल्यू निकल गया है 16, और 16 प्लस b इज इक्वल टू 20, और b इज इक्वल टू 20 माइनस 16, दैट इज इक्वल टू 4। तो अभी 2 डिजिट मिल गया। क्या 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 डिजिट मिल गया? a का वैल्यू मिल गया 16, b का वैल्यू है 4। तो लिखेंगे देयरफॉर द टू नंबर्स आर, कौन कौन सा वो दो नंबर है? 16 एंड 4। आंसर।
हम जो दो नंबर ढूंढ रहे थे वो दोनों नंबर कौन है? पहला नंबर है 16, दूसरा नंबर है 4। ओके, थैंक। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि द रिलेशनशिप बिटवीन एएम, जीएम एंड एचएम। समझ में आ रहा क्या? तो लिखेंगे अभी। तो ये दो एग्जाम्पल खत्म हो गया। अभी हम पढ़ेंगे द रिलेशनशिप बिटवीन एएम, जीएम एंड एचएम। बेटा हेडिंग करो, रिलेशनशिप बिटवीन एएम, जीएम, एचएम। एएम, जीएम और एचएम में क्या रिलेशन है उसके बारे में अभी पढ़ेंगे। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एएम, जीएम एंड एचएम? लिखेंगे फॉर एनी डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर एनी distribution where items are different। इसका मतलब जहां पर आइटम डिफरेंट है, एक आइटम 4 है, दूसरा आइटम 5 है, दूसरा तीसरा आइटम 6 है, इस तरह का आइटम है। where items are different, what is the relationship between AM, GM and HM? The relationship is different, AM is greater than GM is greater than HM। अगर कोई भी आइटम, कोई भी सीरीज ऐसा है जहां पर आइटम डिफरेंट है, वहां पर एएम, जीएम, एचएम में क्या रिलेशन है? एएम हमेशा बड़ा होता है किससे? जीएम से, और एचएम, जीएम बड़ा होता है किससे? एचएम से। देखेंगे एग्जांपल, एक एग्जांपल लेंगे। व्हाट इज एग्जांपल? लिखो, सपोज टू आइटम्स आर, दो आइटम है 4 and 16, दो आइटम है 4 और 16। सो व्हाट इज देयर एम? एम कितना आएगा? एम होगा 4 प्लस 16 बाई 2, दैट इज इक्वल टू कितना आएगा? 4 प्लस 16 कितना होता है? 20 बाई 2, 20 बाई 2 कितना आता है? 10। बेटा समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, इसका एम आ गया 10। नेक्स्ट इसका जीएम निकालेंगे। बेटा दो आइटम है 4 और 16, उसका जीएम कैसे निकलेगा? 4 इंटू 16 का रूट ओवर, दैट इज इक्वल टू कितना आता है? 64 का रूट ओवर 8। बेटा देखो, एम इज ग्रेटर देन जीएम। अभी इसका एचएम निकालेंगे। एचएम कैसे निकलेगा? एचएम इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई समेशन 1/x, ये तो होता है। तो एन कितना है? एन है 2 डिवाइड बाई, अच्छा इसका 1/x 1/4 प्लस 1/16। बेटा इसको अगर सॉल्व करेंगे वैल्यू आ जाएगा आपका 6.40। कैसे आएगा? जैसे 2 डिवाइड बाई कितना होता है? 2 डिवाइड बाई, ये ले लेंगे एलसीएम, नीचे ले लेंगे 16, ये हो जाएगा 4 प्लस 1, दैट इज इक्वल टू, हाँ दैट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाई, ये होता है 5/16, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 16/5, दैट इज इक्वल टू 32/5, दैट इज इक्वल टू वैल्यू आएगा आपका 6.40। तो बेटा क्या प्रूफ हो गया? इट इज प्रूफ दैट देयरफॉर एएम इज ग्रेटर देन जीएम इज ग्रेटर देन एचएम। बेटा समझ में आ गया? एम 10, 10 बड़ा है किससे? 10 इज ग्रेटर देन किसका? 8, और 8 इज ग्रेटर देन 6.40।
अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन है जहां पर सारा आइटम डिफरेंट है, वहां पर क्या रिलेशन है एम जीएम एचएम में? एम इज ग्रेटर देन जीएम एंड जीएम इज ग्रेटर देन एचएम। अगर दोनों आइटम इक्वल हो जाए तो क्या हो जाएगा? तो लिखेंगे सेकेंड, फॉर एनी डिस्ट्रीब्यूशन where all items are equal। अगर एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है जहां पर सारा आइटम इक्वल है, वहां पर क्या रिलेशन होगा? एम इज इक्वल टू जीएम इज इक्वल टू एचएम। वहां पर एम जो आएगा जीएम वो आएगा, एचएम वो आएगा। एग्जाम्पल लिखते हैं, एग्जाम्पल एग्जाम्पल व्हाट इज द एग्जाम्पल? एग्जाम्पल है, सपोज टू आइटम्स आर 5 एंड 5। बेटा दोनों आइटम इक्वल है, उसका एम निकालते हैं। देयरफॉर एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एम का वैल्यू क्या होगा? 5 प्लस 5 बाई 2। कितना आएगा 5 प्लस 5 बाई 2? 10 बाई 2 दैट इज इक्वल टू 5। बेटा एम 5 आया, जीएम कैसे निकलेगा? जीएम इज इक्वल टू 5 इंटू 5 का रूट ओवर दैट इज इक्वल टू 25 का रूट ओवर दैट इज इक्वल टू 5। बेटा एच एम कैसे निकलेगा? एच एम इजिकल टू एन डिवाइडेड बाई समेशन एन के 2 डिवाइडेड बाई ये दोनों को 1/5 प्लस 1/5 दैट इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई एलसीएम 5 ले लो, 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2/5। 2 डिवाइड बाई 2/5 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 5/2, 2 कैंसल दैट इज इक्वल टू 5। इसका मतलब क्या आया? देयरफॉर एम इज इक्वल टू जीएम इज इक्वल टू एच। बेटा समझ में आ गया? अगर सारा आइटम सेम है तो एम क्या होगा? किससे बड़ा होगा? एम बड़ा होगा, जीएम सेम है, एम जीएम और एचएम सेम होंगे। अगर सारा आइटम डिफरेंट है, एम विल बी ग्रेटर देन जीएम विल बी ग्रेटर देन एचएम। सो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एम जीएम एंड एचएम? वी कैन राइट दैट। द रिलेशनशिप को समराइज कर सकते हैं। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एम जीएम एंड एचएम? लिखेंगे, hence it can be said that AM is greater than equal to GM is greater than equal to HM। बेटा ग्रेटर देन कब होगा? जब सारा आइटम क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। इक्वल टू कब होगा? जब सारे आइटम सेम होंगे। So this is the relationship between AM, GM and HM. So AM will be greater than GM, will be greater than HM when all items are different, when items are different। second relationship पढ़ाया, AM will be equal to GM will be equal to HM when items are equal। बेटा ये याद रहेगा, एम जीएम एचएम में क्या रिलेशनशिप है? जब सब आइटम डिफरेंट होता है तो क्या रिलेशनशिप आता है? जब सेम होता है क्या रिलेशनशिप आता है? अभी हम पढ़ेंगे व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ जीएम एंड व्हाट आर द डिमेरिट्स ऑफ जीएम। ओके, 1 minute।
ओके, अभी हम बात करेंगे व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। बेटा व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन का क्या क्या मेरिट्स है अभी बात करेंगे। फर्स्ट मेरिट है, पहला बोल रहा है इट इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस। इसका मतलब जीएम कैलकुलेशन करने के लिए सारा का सारा आइटम को लेना पड़ता है, x1 x2 x3 जितना आइटम होगा डॉट 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 एक्सएन सबको लेंगे, सबको मल्टीप्लाई करके रूट ओवर nth रूट निकालेंगे तो जाकर जीएम निकलेगा। इसीलिए द फर्स्ट मेरिट है ये एक ऐसा एवरेज है which is based on all item of the observations, all the items are considered while taking calculating GM। लेकिन कुछ एवरेज ऐसे हैं जैसे मीडियन है, डेकाइल है, परसेंटाइल है, वो उसमें सारा आइटम को कंसिडर नहीं किया जाता है। So this is the merit of geometric mean. Second merit is it is rigidly defined। मैं बताया था rigidly defined, इसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला सबके लिए सेम है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ जीएम? जीएम इज इक्वल टू x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू डॉट 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 xn का रूट n, that is known as root over n, that is known as GM। तो ये फॉर्मूला इज रिजिडली डिफाइंड, सबके लिए ये फॉर्मूला डेफिनेशन हुआ है। नेक्स्ट, GM इज एलिजिबल फॉर फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट। स्टैटिस्टिक्स में बहुत सारा और फॉर्मूला है जो जीएम के ऊपर बेस है। इंडेक्स नंबर कैलकुलेशन में जीएम की जरूरत है, इंडेक्स नंबर का बहुत फॉर्मूला है जो जीएम के ऊपर बेस है। सो इट कैन बी suitable for further algebraic treatment। Next and fourth advantages is GM is very useful in calculating। मैं बताया था GM का कहां पर एप्लीकेशन है, कैलकुलेटिंग एवरेज परसेंटेज इंक्रीज और एवरेज परसेंटेज डिक्रीज। परसेंटेज इंक्रीज का एवरेज या परसेंटेज डिक्रीज का एवरेज निकालने के लिए कौन सा एवरेज सबसे अच्छा है? सबसे अच्छा है ज्योमेट्रिक मीन। So these are the advantages or merits of geometric mean। Next we will discuss what are the demerits or disadvantages of geometric mean। 1 minute। ओके, फर्स्ट पॉइंट, जीएम कैलकुलेशन इज डिफिकल्ट। हमको पता है जीएम कैलकुलेशन के लिए आपको लॉग आना चाहिए, एंटी लॉग आना चाहिए, तो जाकर जीएम हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लॉग का, एंटी लॉग का अगर ज्ञान नहीं होगा हम जीएम कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसीलिए ये इतना पॉपुलर एवरेज नहीं है लाइक अरिथमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। अरिथमेटिक मीन इज द मोस्ट पॉपुलर एवरेज, बट ज्योमेट्रिक मीन इज वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट। समझ में आ गया? एंड इट इज नॉट ऑल्सो इजी टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ जीएम। नेक्स्ट, इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इफ वन आइटम इज जीरो। वेरी इंपॉर्टेंट, एक आइटम अगर जीरो है तो हमको जीरो जीएम निकालना है 2, 5 और 0। क्यों? इसका अगर हम निकालेंगे जीएम √3 हो जाएगा। समथिंग इंटू 0 इज इक्वल टू 0, 0 का √3 नहीं निकल सकता। समझ में आ गया? तो इसका मतलब अगर एक आइटम 0 हो जाता है तो वो उस केस में जीएम नहीं निकल सकता। समझ में आ गया? सो जीएम कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इफ वन आइटम इज 0। Second and last point is GM cannot be calculated if one item or 3 item or 5 item or 7 item etc are negative। इसका मतलब एक है 2, एक है 4 और एक है -1, इसका जीएम निकालते हैं। तो जीएम निकालेंगे तो √3 करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा -8 का √3। बेटा माइनस फिगर का कभी भी रूट नहीं निकल सकता है, या √3 √4 इस तरह का नहीं निकल सकता है। तो अगर ये वाला फिगर माइनस हो जाता है तो जीएम नहीं निकल सकता है। तो हम बोलेंगे वन आइटम माइनस हुआ तो क्या हो जाएगा? वन आइटम में माइनस होगा तो ये वाला माइनस आएगा। बेटा 2 आइटम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, निकल सकता है जीएम।
लेकिन 3 आइटम हो गया तो माइनस इंटू माइनस फिर नेगेटिव आ जाएगा, तो जीएम कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। तो अगर एक आइटम नेगेटिव होता है तो जीएम नहीं निकल सकता है, 3 आइटम नेगेटिव होता है मतलब ऑड फिगर में अगर नेगेटिव आता है जीएम नहीं निकल सकता है, 5 आइटम होगा तो जीएम नहीं निकल सकता है, 7 आइटम नेगेटिव होगा जीएम नहीं निकल सकता है। लेकिन जीएम कब निकल सकता है? अगर 2 आइटम नेगेटिव है या 4 आइटम नेगेटिव है या 6 आइटम नेगेटिव है या 8 आइटम नेगेटिव में, इसका मतलब इवन नंबर वाला नेगेटिव होगा जीएम निकल सकता है, GM कैन बी कंप्यूटेड। लेकिन अगर ऑड आइटम वाला नेगेटिव होगा, ये ऑड आइटम वाला नेगेटिव है, ऑड नंबर्स में नेगेटिव होगा तो GM कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। बेटा समझ में आ रहा है क्या? दीज आर द डिमेरिट्स ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। सो हम लोग क्या बात किए, हम लोग डिस्कस कर रहे थे ज्योमेट्रिक मीन के ऊपर। सो मैं बताया था व्हाट इज ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन इज द nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ n आइटम। आप n आइटम निकालेंगे और n आइटम एक बार निकल गया उसका प्रोडक्ट करेंगे, फिर उसका nth रूट निकालेंगे तो आपको ज्योमेट्रिक मीन मिल जाएगा। ज्योमेट्रिक मीन का क्या क्या एप्लीकेशन है? ज्योमेट्रिक मीन का एप्लीकेशन में बताया था, जब परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज निकालते हैं तब ज्योमेट्रिक मीन बहुत हेल्पफुल होता है। ज्योमेट्रिक मीन इज वेरी हेल्पफुल टू कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज। नेक्स्ट में बताया था ज्योमेट्रिक मीन का मेरिट्स क्या है। मेरिट्स है, इट इज रिजिडली डिफाइंड, it is based on all observations, these are the merits. What are the demerits? Demerits is difficult to calculate। अगर एक आइटम 0 हो जाता है या एक आइटम या 3 आइटम या 5 आइटम या 7 आइटम नेगेटिव हो जाता है, जीएम कैलकुलेट नहीं हो सकता है। With this we conclude our discussion on mean। We have discussed arithmetic mean, harmonic mean and geometric mean, okay? And if at last I want to request you, if you have not yet subscribed my channel, kindly subscribe to my channel. My channel is Commerce Forum. And once you subscribe to the channel, kindly press the bell icon so that you can get the latest videos as and when I upload the video in my YouTube channel. And if still you have some doubt, you are always welcome to mail me in my email ID. My email ID is biswamisra@gmail.com. At last, thank you for watching my videos. Thank you all.